7,500 and then now we have the y या के कॉस्ट की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 7,500 8,500 8,250 10,500 12,000 और ये जी 13,500 10,750 और 9,750 9,750 ठीक है। आप जरा वेरीफाई कर लें वैल्यू सारे सेम है 7,000 7,500 8,250 10,500 12,000 13,500 10,759 ठीक है जी। और ये 4,650 8,000 10,500 12,000 9,000 7,500। अच्छा अब आप ये अब इक्वेशन ये देख सकते हैं अपना एक्सेल की शीट ठीक है। आप you can see the Excel sheet right? Yes sir. ओके जी। तो यहाँ पे आप जाएंगे डेटा के अंदर, जस्ट गो टू द डेटा टैब। डेटा टैब में जाके डेटा एनालिसिस को आप जो है वो क्लिक करें। डेटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो एक आपको जो है वो ये पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे आप देखें ये सारे काफी जो है वो टी टेस्ट रिग्रेशन कोरिलेशन वगैरह ये सारे यहाँ पे आप कर सकते हैं। हमें रिग्रेशन करनी है इसमें तो आई क्लिक रिग्रेशन, ओके मैंने कर दिया। ये मेरी वाई की रेंज पूछ रहा है। वाई की रेंज मेरे पास क्या है, वाई की रेंज मेरे पास ये है। जस्ट मैंने इसको क्लिक किया और सिलेक्ट किया, मेरे पास वाई की रेंज आ गई। ठीक है, एक्स की रेंज मेरे पास क्या है, एक्स की रेंज मैंने यहाँ पे करके क्लिक किया। ठीक है, लेवल्स मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो मिसाल के तौर पे अब मैं अब सिंपली आप इसको ओके कर, जब आप इसको ओके करेंगे तो एक दूसरी शीट में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब देखें ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है, मैंने बताया ये ए की वैल्यू है। दिस इंटरसेप्ट इज ए एंड दिस इज योर, ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, बीटा की। ठीक है जी। तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ गई, ये आपके पास आ गई। दिस इज योर ए एंड दिस इज बी। ओके जी। ठीक है जी। अब इक्वेशन आपकी क्या आ गई, 3,973.06, वेरी गुड। और बीटा आपकी कितनी है, 0.7728, वेरी नाइस। तो इफ यू आर डन विद दिस देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई एक्सेल। आप देखें बहुत ही आसानी के साथ बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई सवाल है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। No sir. ठीक है, चले जी। अब इसी चैप्टर में अब एक चीज थोड़ी और मैं आपको बता दूं। एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है जी। तो व्हाट इज दैट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और इस ये जो एक नए किस्म की इनकम स्टेटमेंट अब हम देखने जा रहे हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये इसकी अहमियत क्या है स्पेशली फॉर मैनेजर्स, तो वो थोड़ा हम देखेंगे। देखिए आमतौर पे हमारे पास जो कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट होती है उसका एक टिपिकल फॉर्मेट होता है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो आपकी जो व्हाट वी डू एक्चुअली, तो हमारे पास क्या होता है कि वी हैव इन टिपिकली वी हैव सेल, वी स्टार्ट विद सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है जी। आपको ये पता है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसमें तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हमें मिलता है ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से हम क्या माइनस करते हैं, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यस सर। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलता है, ईपीआईटी, यानी कि अर्निंग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये हमारे पास एक आम जो है वो जनरली वी हैव दिस फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो कि हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए या आपने जो देखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ये जो है वो करते हैं। देखिए इसके अंदर अगर हम देखें तो मेरे पास जो रेवेन्यू के तीन तीन कैटेगरीज हैं। आप देखें,
पहला रेवेन्यू की कैटेगरी कहाँ पे है? पहली रेवेन्यू की कैटेगरी है सेल्स की, ये आपका बिल्कुल ग्रॉस रेवेन्यू है। इसमें से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो फिर दूसरी कैटेगरी हमें मिलती है ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट में सेकंड हम ये भी आपकी देखें, ये भी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी आपकी कॉस्ट है। जब ये दूसरी लेवल की कॉस्ट हम कर लेते हैं तो फिर आपको थर्ड ईबीआईटी मिलती है। उसके बाद फिर हम इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करते हैं तो हमें नेट इनकम मिल जाती है। तो यहाँ तक अगर हम रहे, देखिए हम कॉस्ट को दो तरीकों में इस इनकम स्टेटमेंट को अगर देखें तो एक कॉस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं और एक कॉस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम निकालते हैं वो बेसिकली कहाँ उस पर्टिकुलर पीरियड में जितनी जो कॉस्ट होती है जो चीजों के बिकने की, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिप्रेजेंट करती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन सी कॉस्ट होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हमें पता है कि इसके अंदर हमारी जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं डालते, नहीं लगा। ठीक है। तो दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और ये जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। यस। तो हम क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट से पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करते हैं और फिर इनकम स्टेटमेंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट से नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें ईबीआईटी मिलता है। तो कन्वेंशनल फॉर्मेट में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कैटेगराइज करके माइनस करते हैं और फिर ईबीआईटी को पहुंचते हैं। ये बात समझ में आ गई? जब यस सर। हमारी ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसमें हम हमारी जो कॉस्ट हमारी क्लासिफाई या कैटेगराइज की गई है, पहली कैटेगरी हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की इसमें से माइनस की, फिर ग्रॉस प्रॉफिट से नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कर दी तो हमें ईपीआईटी मिला। लेकिन अब हम ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये इट इज गुड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनर, लेकिन ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए इतनी कारगर या अहमियत मतलब अहम नहीं है। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए या ज्यादा फिर फर्दर एनालिसिस के लिए आपको एक इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एक इनकम स्टेटमेंट कहलाती है विच इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन और आम जो कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट है उसका फर्क ये है कि जो कन्वेंशनल इनकम स्टेटमेंट होती है वो कॉस्ट को कैटेगराइज करती है मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे। आपने देखा कि पहले केस में हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस की, फिर दूसरे स्टेप में हमने नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस की। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट क्या करती है कि कॉस्ट को इस तरीके से क्लास कैटेगराइज करके नहीं माइनस करती। वो क्या करती है कि कॉस्ट को पहले वेरिएबल कॉस्ट, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है पहले वो माइनस करती है और फिर उसके बाद जो चीज मिलती है उसमें से फिर जो है वो हम क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन की इनकम स्टेटमेंट होगी, पहले क्या करेंगे हम, आपके पास सेल्स होगी, सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट से जो मिलेगा उसको हम एक चीज कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जैसे वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे हमें सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ली, वहां पे हम सेल्स में से माइनस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इधर हम क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हम कैटेगराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो मिलेगा क्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में फिर माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, तो हमें क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो आपको जो है वो ये प्रॉफिट। तो अब इस किस्म की जो इनकम स्टेटमेंट बनती है उसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखा दूं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट। सेल्स 12,000 की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,000 से माइनस कर दिया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 6,000 आ गया, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 5,000 की माइनस कर दी, 1,000 का नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। चलें जी, हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को देखिए हम क्या कर रहे हैं। पहले हमारे पास सेल्स है, ठीक है, सेल्स। अब सेल्स में से हम माइनस क्या कर रहे हैं? सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं कर रहे, लेकिन टोटल जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो माइनस कर रहे हैं। आप देखें इन वेरिएबल एक्सपेंसेस में आपके प्रोडक्शन के भी हैं, सेलिंग के भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव के भी, यानी कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, सारे वेरिएबल मिला के हमने टोटल 3,000 के किए वो, ठीक है। ये 3,000 की वेरिएबल कॉस्ट है हमारी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी है। फिर हम हमें जिससे माइनस किया तो हमें क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 9,000 का। अच्छा, ये फिक्स, अब फिर हम इसे माइनस माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में भी तीनों कैटेगरीज है, ये आपकी प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, ये आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट प्लस नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट, इसको हमने माइनस किया तो हमें टोटल फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट मिल गई। तो यहाँ पे हमने
पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, यहाँ बाद में हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की, हमें जो नेट ऑपरेटिंग इनकम मिल रही है 1000 की मिल रही है। इसके अंदर हमें एक चीज मिल रही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इफ दिस इज, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन होता है या ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज, दिस टाइप ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है जी, समझ में बात आ गई? यस सर। चलें अब वंस यू हैव डन दिस, अब थोड़ा इसके बारे में जब आपको समझ में बात आ गई तो इसकी हम देखते हैं कि इसकी बेसिकली ये क्यों जरूरी है, और थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन हम पढ़ लेते हैं। सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स हेल्प्स टू प्रेडिक्ट कॉस्ट एंड प्रोवाइड बेंचमार्क्स। देखें, हमने अभी अभी किया, देखें कि अगर हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम एक मर्तबा जो है वो क्लासीफाई कर दें, तो हमारा फायदा ये होता है कि हम उसके बेसिस पे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन लाइन जब आपकी बन जाएगी, तो ये आपका एक किस्म का फ्यूचर रिलेशनशिप बन जाएगी आपकी कॉस्ट और आपकी जो है वो इनपुट्स और प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में। उसके बेसिस पे आप फ्यूचर जो है वो प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक डिसीजन मेकिंग में एक एडिशनल जो है वो फायदा देगी। तो जब आप फिक्स कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल के तौर पे क्लासीफाई करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो अगर हम इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, वो वाली इनकम स्टेटमेंट जो होगी वो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट कहलाएगी। और उसके फिर बहुत सारे फवायद हैं या उसके यूजेस हैं जो है वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद इनकम स्टेटमेंट दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड देयरफॉर फैसिलिटेट प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। एंड देन ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पज। ठीक है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए क्या है, आपने रिपोर्ट, आप जो है वो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप जो है वो जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज को कर रहे हैं, वहां पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट इट इज नॉट सो यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर्पज। जब आप मैनेजर्स के लिए ये इतनी कारआमद नहीं होती। इसके आप फिर हम क्या करते हैं, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या? देखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप अगर थोड़ा इसको देखें कि मिसाल के तौर पे अब मैं पर यूनिट बेसिस पे अगर लूं, एक सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की जो अहमियत है वो क्या है। देखिए, व्हाई डू वी नीड टू नो आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मिसाल के तौर पे आपको जो है वो एक, फर्ज करें आप पर यूनिट बेसिस पे देख लें, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये टोटल बेसिस पे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, ये मैं पर यूनिट बेसिस पे बना रहा हूँ। पर यूनिट बेसिस पे फर्ज करें आप कोई चीज बना रहे हैं जिसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 120 रुपए। फर्ज करें एक मार्कर पेन आप बना रहे हैं, उसकी सेलिंग प्राइस है 120 रुपए। इसमें फर्ज करें आप जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस कर रहे हैं वो कितनी है, वो मिसाल के तौर पे जो है वो वेरिएबल कॉस्ट इसकी जो है वो से फॉर एग्जांपल 100 है। ठीक है जी, तो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 20। यानी कि देखें, अब होगा ये कि आप जब पहली पहली मार्कर आपने जब सेल की तो आपको 120 रुपए आए। ठीक है, वाई डू वी कॉल इट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आपको मिलेंगे रेवेन्यू के तौर पे 120। इसमें से 120 में से 100 तो सीधे सीधे आपकी वेरिएबल कॉस्ट के निकल जाएंगे, इसमें से बाकी कितने बचेंगे, 20 रुपए। अब ये आपका मार्जिन है, ये आप समझ लें फायदा है। ये आपने फिर अब दूसरी, अब आप इनकम स्टेट, जब आपने दूसरी पेन बेची, 120 रुपए और आपके मिलेंगे, उसमें से 100 रुपए अगेन आपके चले जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट में, 20 रुपए और आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अब देखें, इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो आपकी एग्जैक्टली उसी में से कवर हो रही है। आपको जो अमाउंट बच रहा है वो 20 रुपए पर यूनिट बच रहा है। ये वो अमाउंट है 20 रुपए, जो जब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट सेल करते जाएंगे, तो वो आपकी पहले फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, और जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट में। तो एक्चुअली दिस अमाउंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू यूर फिक्स कॉस्ट। पहले आपकी फिक्स कॉस्ट कवर होगी। ठीक है, फर्ज करें अगर 100 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट है मिसाल के तौर पे, तो जब 5 यूनिट आप बना लेंगे, तो ये 5 यूनिट अगर आप सेल कर लेंगे, तो ये 5 × 20 तो 100 का की फिक्स कॉस्ट आपकी निकल जाएगी। 100। ठीक है जी। अच्छा, छठा यूनिट जब आपका सेल होगा, वो छठा यूनिट आपका सेल होगा तो वो भी 20 रुपए का मार्जिन देगा ना। जब वो 20 रुपए का मार्जिन देगा तो वो आपका फिर, अब कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, अब ये 20 रुपए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे।
So that is why we call this amount contribution margin. Why we call it contribution margin? Because it actually contributes. It contributes first towards your fixed cost and then towards your profit. So this is the reason why we call it contribution. ठीक है जी? तो अब हम आगे जाते हैं. तो contribution margin आपकी जो है वो is the amount remaining from sales revenue after variable expenses have been deducted. Contribution है क्या? It is simply the selling price minus variable cost. Yeah, sales minus variable cost. This amount contributes towards covering fixed expenses and then towards profit for the period. So that is why we call it contribution. Why do we call it contribution? Because it first contributes towards fixed cost and then it contributes towards the profit. Clear आ गई बात ये समझ में? कोई सवाल है? Yes, sir. चलें जी, लेट्स गो अहेड. नो सर. अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं. यूजेस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट, ये इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो ये आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है. अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सीवीपी एनालिसिस का है. सीवीपी एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लें जैसे कॉस्ट बिहेवियर को हमने अंडरस्टैंड किया, तो अब कॉस्ट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखेंगे कि कॉस्ट, प्रोडक्शन लेवल और प्रॉफिट इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो ये सीवीपी एनालिसिस कहलाती है. तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहां पे बड़ा फायदा देती है इनकम स्टेटमेंट. फिर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप जब परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं मैनेजमेंट के, वहां पे ये आपकी जो है वो यूज होती है. फिर बजटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा इसका जो है वो सिग्निफिकेंट होती है. अच्छा, फिर मोरोवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच हेल्प मैनेजर ऑर्गेनाइज डेटा pertinent to numerous decisions such as product line analysis, pricing, use of scarce resources, make or buy analysis. देखिए, अब इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ये भी आपका है कि जब आप किसी पर्टिकुलर, देखें कंट्रीब्यूशन, जब हम वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट कहते हैं, तो वेरिएबल या फिक्स कॉस्ट से मुराद क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को सामने रखें तो कौन सी कॉस्ट इसके लिहाज से वेरिएबल होगी और कौन सी कॉस्ट इसके लिहाज से फिक्स होगी. तो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने हो, जो आपका डिसीजन या जो आपका पर्पस आपके सामने हो, तो उसके बेसिस पे फर्ज करें आप प्रोडक्ट लाइन एनालिसिस कर रहे हैं. प्रोडक्ट लाइन क्या है आपकी? आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी सी डी. तो आप उसकी एनालिसिस में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ आपकी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट ए के लिए फिक्स होगी, लेकिन वही कॉस्ट प्रोडक्ट बी के लिए आपकी वेरिएबल होगी. तो मतलब उसके लिए क्योंकि वो डायरेक्टली उसे लिंक करेगी. तो इससे मुराद हमारी क्या है कि जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमें प्राइसिंग डिसीजंस भी लेना आसान हो जाते हैं. हमें जो है वो यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, तो ये इसकी एडिशनल जो आपकी जो समझ लें इफेक्टिवनेस है इन यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इन एरियाज के अंदर भी हम उसको यूज कर सकते हैं, या उसको हम एनालिसिस का जो है वो उसमें इनपुट के तौर पे ले सकते हैं. चलें जी, इज इट क्लियर? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं. क्लियर सर. क्लियर सर. चलें, अब मेरे ख्याल में अब ये चैप्टर आपका यहाँ पे ओवर है. और मैं कि व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस या किस कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस है क्या. देखें, ये बहुत ही आसान है इसको इस तरीके से समझना कि पहले तो आप देखें, इट इज बेसिकली कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट. ठीक है. कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस का मकसद ये है कि आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. आपके पास कॉस्ट है, आपके पास वॉल्यूम है. वॉल्यूम यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं. वॉल्यूम को आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. आपकी टोटल कॉस्ट, आपके टोटल वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम पे आपका प्रॉफिट लेवल. ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉफिट. तो ये जो सीवी, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? यानी कि मैं अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँ कि भाई मैं अगर इस वक्त 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरा वॉल्यूम इस वक्त 10,000 यूनिट्स है. अगर मैं 10,000 से अपनी अपनी जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करने जा रहा हूँ, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा हूँ, 10,000 से 15 या 20,000 तक जाऊंगा, तो इसका मेरी ओवरऑल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है जी. और जब ये कॉस्ट पे जितना असर पड़ेगा तो उसके हिसाब से फिर मेरा प्रॉफिट के लिए इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा. और गिवन ऑल दिस टुगेदर, इन सबको एनालाइज करने के बाद, क्या मुझे ये प्रोडक्शन लेवल 10,000 से 15,000 करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मैनेजर्स आमतौर पे करते रहते हैं. लिहाजा इस किस्म के डिसीजन कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस के साथ जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये जो एनालिसिस कहलाती है, ये सीवीपी एनालिसिस कहती है. और हम देखेंगे कि इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन का एक बहुत बड़ा रोल है जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है. ठीक है जी.
तो अच्छा तो this is what CVP cost volume profit analysis is a powerful tool that helps managers understand the relationship among cost, volume and profit. ठीक है, number 1. Number 2, CVP analysis focuses on how profits are affected by following 5 factors. आमतौर पे हम देखना चाहते हैं कि जो आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो इन चीजों की वेरिएशन से कैसे चेंज हो, ठीक है। फर्ज करें आप अगर इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग योर सेलिंग प्राइस, देन इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन लेवल, देन अगर आप यूनिट वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा या कमी लेके आ रहे हैं या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट में इजाफा या कमी लेके आ रहे हैं, तो ये सिंपल ये 4-5 चीजों की वजह से आपके प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, उसकी जो हम एनालिसिस करते हैं वो हमें कहलाती है, दिस इज नोन एज सीवीपी एनालिसिस। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। Sir, Okay. repeat please once again. अच्छा, that the CVP analysis focuses on how profits are affected by the following 5 factors. This we can do with the help of profit formula जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा जी, अब एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को देखें। These decisions include कौन कौन से डिसीजन हम कहते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज टू ऑफर, कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है वो हमें ऑफर करनी चाहिए, व्हाट प्राइसेस टू चार्ज यानी कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू यूज यानी कि मार्केटिंग को हम फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर दें या वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें, और व्हाट कॉस्ट स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट, कौन सा कॉस्ट स्ट्रक्चर से मैंने बताया था कि व्हाट शुड बी दी प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन योर टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट है, आप इसे देख सकते हैं। और अब इसके लिए हमें जो बेसिकली यूज होगा वो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनकम स्टेटमेंट का होगा। अब इसमें देखें हमने एक एग्जांपल लिया है, एक सेल्स है 400 स्पीकर्स की, ये एक कंपनी है अकाउस्टिक कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेशन, ये आपकी जो है वो कंपनी है, ये 400 यूनिट सेल कर रही है। 400 यूनिट सेल करने से इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है, ये यहाँ पे पर यूनिट बेसिस पे भी गिवन है, और ये एट द सेम टाइम आपकी जो ये पर यूनिट बेसिस पे है और ये टोटल बेसिस पे है। 400 को अगर मैं 250 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास $250 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये मेरे पास टोटल जो है वो सेल्स आ जाएंगी कितनी, 1 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट मेरी पर यूनिट बेसिस पे 150 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 400 स्पीकर्स के साथ, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6000 आ गई, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस लेवल पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखूं तो 40,000 है, लेकिन अगर पर यूनिट बेसिस पे देखूं तो 100 है। फिक्स कॉस्ट मेरे पास 35,000 है और नेट ऑपरेटिंग मार्जिन मेरे पास 5,000 है। तो ये मेरा समझ लें बेस सिनेरियो है जो कि हम इसको इस हफ्ते को देख रहे हैं, इसके बेसिस पे हम आगे जो है वो दूसरे एनालिसिस जो है वो करेंगे। यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कि हाउ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज, व्हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इंपॉर्टेंट। वी हैव डन दिस बिफोर, पहले भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक मरतबा ये रिपीट कर लें आप। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू आफ्टर वेरिएबल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सिंपली क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। जो बचेगा वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। तो अब 10 इट इज द अमाउंट अवेलेबल टू कवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड देन टू प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट्स। पहले आपको वो फिक्स एक्सपेंस को कवर करने में मदद देगा, फिर आज जब फिक्स जो है वो आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे तो बाकी उसके बाद फिर वो प्रॉफिट जो है वो आपके उसमें प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा आप देखें, अब पहले पहले क्या होगा, ये हम इसी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें पहला स्पीकर आपने सेल किया, पहला स्पीकर आपने सेल किया 250 का था, तो आपका टोटल रेवेन्यू भी 250 है, पर यूनिट भी 250 है, और आपकी वेरिएबल एक्सपेंस 150 है, आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 है। फिक्स एक्सपेंस आपको एग्जांपल में मैंने आपको जो पिछले एग्जांपल में दिया, ये देखें 35,000 है, तो फिक्स एक्सपेंस आपका 35,000 है। पहला यूनिट आपने सेल किया तो आपने 100 रुपए को कवर किया फिक्स कॉस्ट की, और अब आपका जो नेट ऑपरेटिंग लॉस है वो कितना है, 34,900। समझ में बात आ गई। तो पहले पहले यूनिट सेल करने के बाद आपने 35,000 में से 100 को कवर किया, 34,900। जब दूसरा आप जो है वो यूनिट सेल करेंगे तो दूसरे यूनिट पे आपको जो है वो 200 कवर हो जाएंगे, तो अब आपका लॉस कितना, फिक्स कॉस्ट कितनी कवर हो गई, 32,800 200 200 कवर हुई। बिल्कुल 200 आपकी कवर हो गई, और आपकी जो है वो फिर अभी अब जैसे देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ये यूनिट सेल करते जाएंगे
तो फर्ज करें जब आप 350 यूनिट पे पहुंचेंगे, 350 यूनिट पे आप पहुंचेंगे तो वहां पे आपकी अगर सेल्स जो होगी वो 87,500 होगी, वेरिएबल एक्सपेंस आपके 52,000 होंगे, वहां पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, पर यूनिट का 100 है, तो पर यूनिट 100 आपको दे रहा है ना, 350 यूनिट का अगर आप ले लें तो 35,000 हो जाएगा। तो यानी कि 350 यूनिट तक जब आप पहुंचेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि ये फर्ज करें एक तरह से आपने क्या पॉइंट ले लिया, दिस इज योर ब्रेक इवन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक इवन हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका ब्रेक इवन है। कहाँ पे, जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब देखें, अब पहले आपका ब्रेक इवन फार्मूला क्या था, व्हाट वाज योर ब्रेक इवन, आपने पहले जो अकाउंटिंग और वहां पे पढ़ा था वो क्या था, व्हाट इज द ब्रेक इवन, वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है जी, वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू, वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, No loss. Right. Yes. तो वो वहां पे क्या था, वो वेयर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे आप Cost. देखें अब इस केसेस में हम क्या कर रहे हैं, वेयर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस। ये एक नई डेफिनेशन आपने जो है वो डिस्कवर कर ली, किस चीज की, समझ लें, ये ब्रेक इवन, आई कैन से इट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, देखिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे भी आता है और टोटल बेसिस पे भी आता है, ये थोड़ी ध्यान में रखिएगा। तो जब व्हेन योर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट, देन we say that is the point where your net operating income is equal to 0। देखिए अब ये पॉइंट जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब अगर मिसाल के तौर पे फर्ज करें, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे फर्ज करें आप, अगर इस तरीके से आपको पता हो कि आपको, देखें सिर्फ अगर आपको दो चीजों का पता है, लेट मी टेल यू, देखें हाउ दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिगर इज इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ ये पता है कि आपकी आपकी यू डोंट नो अबाउट सेलिंग प्राइस एवरीथिंग, फर्ज करें आपको सिर्फ ये पता है कि आपको 35,000 जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और आपका जो पर यूनिट का, जो पर यूनिट बेसिस पे आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 100 का है। तो आप, मैं अगर आपसे इसके बेसिस पे पूछूं कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए आपको ब्रेक इवन के लिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 35,000 को डिवाइड कर दें, 3,500. आप इसको डिवाइड कर दें सिंपली 100 से। ठीक है जी, जस्ट वन मोमेंट, हाँ जी, आप तो 2 जीरो इधर से चले गए, 2 इधर से चले गए, तो कितने Yes. हो गए, 350 यूनिट। 350. तो हम देखें, हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए कि आपके जो ब्रेक इवन होगा वो 350 यूनिट पर होगा। तो लुक एट दिस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दैट्स व्हाई वी से दिस इज वेरी पावरफुल अमाउंट। दिस, ये एक मैजिक नंबर है जो कि आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट करेगा। कहाँ पे, अच्छा फर्ज करें, अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, लेट मी टेल यू हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है जी, अच्छा फर्ज करें मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि 500 यूनिट पे आपका प्रॉफिट कितना होगा, 500 यूनिट पे आपका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट आप देखें 500 यूनिट पे 350 यूनिट का पे तो ब्रेक इवन हो रहा है। ठीक है, 500 यूनिट से आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, 100 के साथ कितना हो गया, 50,000. 50,000। 50,000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये आपका यहाँ पे 50,000 होगा, इसमें से 35,000 माइनस कर दें जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है। बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा कि 500 यूनिट पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, $15,000। समझ में बात आ रही है। तो Right, sir. these are some of the important applications of contribution margin, जो कि हम आगे एग्जांपल्स में वन बाय वन करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहाँ पे सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं